हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस के बारे में, इंटीग्रल्स के बारे में। ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, बट तभी जब आप मेरे साथ पूरे मेहनत से पढ़ोगे, इसके फार्मूलों को आप याद करोगे, इसके तरीके को आप समझोगे। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उस तरीके से आप भी करोगे, तभी ये बड़ी आसानी से आप बना पाओगे इंटीग्रेशंस को, और आपको ये एक इजी मैथ का प्रॉब्लम जैसा लगेगा। हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस में उसके कुछ टर्म्स के और फार्मूलों के बारे में, जो कि आपको फार्मूले याद रखने हैं। ये फार्मूले जो हैं बहुत ही आसान हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले अगर याद हों तो उसी से रिलेटेड ये होते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ फार्मूलों को और उसके टर्म को भी। तो उसके पहले समझते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में। जैसे y इक्वल्स टू दिया हो एफ एक्स, ये बड़ा f है एफ एक्स, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जो हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी, इस y की जगह पे हम इस एफ एक्स को लिखते हैं डी एक्स। तो ये जो आता है छोटा f, यानी ये डिफ्रेंशिएट होके आया मेरे पास इतना, तो ये y का डेरिवेटिव है। ये जो है y का डेरिवेटिव है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स। इस डी एक्स को जो कि बटा के नीचे है इसे यहाँ ले जाते हैं, तो जो हमारे पास बचेगा, इधर बचेगा डी वाई ओनली, और इधर एफ एक्स, और ये डी एक्स भी यहाँ चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रल्स, तो ये ऐसे हो जाएगा डी वाई बराबर एफ एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया। आप देखो ये जो डेरिवेटिव होता है यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी इसको बोल देते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन। ये जो होता है इन्वर्स प्रोसेस होता है, इन्वर्स प्रोसेस होता है, और एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव किसका, तो इंटीग्रल्स का, यानी इंटीग्रेशन का। देखिए यहाँ पे ये जो डी है ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन, दोनों एंटी होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली यहाँ वाई बचेगा, और इधर जो बच जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख पाओगे आप, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का टर्म। जब आप y को डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिला ये डेरिवेटिव। अब इसी डेरिवेटिव को आप यहाँ पे आप देखो, इसी डेरिवेटिव को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर हमें ये y मिल जाएगा। बिल्कुल ही इन्वर्स प्रोसेस होता है। आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपको डेरिवेटिव मिलेगा, और इसी डेरिवेटिव को अगर आप इंटीग्रेट कर दो यानी रिवर्स कर दो तो आपको ये y मिल जाएगा। तो यही होता है इंटीग्रेशन, और ये रिलेटेड होता है डिफ्रेंशिएशन के साथ ऐसे ही। तो आइए हम इसके कुछ टर्म्स को देखते हैं पहले। तो जो यहाँ ये है एफ एक्स डी एक्स, ये होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो एफ एक्स होता है इस एफ एक्स डी एक्स में, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स में, ये जो होता है एफ एक्स वो इंटीग्रांड बोलते हैं इसको, इंटीग्रांड। और जो एक्स होता है ये होता है वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं इसके कुछ फार्मूलों को, देखते हैं कुछ फार्मूलों को। और यहाँ जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला हम लिख रहे हैं वो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से आया है। मतलब ये है कि आप देखो, पहला देखते हैं, अगर आप x को डिफरेंशिएट करते हो तो जो आता है हमारा 1 आता है, लेकिन वही आप अगर x को dx को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आएगा x प्लस सी। हम यहाँ पे c की बात कर लेते हैं। ये जो c है एक कांस्टेंट है,
जो आर से बिलोंग करता है ना, बिलोंग्स टू आर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आखिर कैसे आता है। अभी पहले फार्मूलों को देख लेते हैं। तो ये पहला फार्मूला हमारा हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। इसमें अब थोड़ा सा और एक चीज़ समझ लो। यहाँ पे देखो x को डिफ्रेंशिएट किया जब x के रिस्पेक्ट में तो 1 आया, फिर 1 को जब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे 1 को x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा x प्लस सी आता है। अब दूसरा जो फार्मूला है, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन में हम पढ़े थे कि अगर x टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो जो हमारा आता है ये n जो होता है आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और x का पावर n माइनस 1 हो जाता है। बट जब आप इंटीग्रेट करोगे आप x टू द पावर n को, जब आप इंटीग्रेट करोगे x टू द पावर n को, तो ये जो हो जाता है, देखिए x का पावर यहाँ पे घट रहा था, यहाँ पे जुट जाएगा 1, और यहाँ गुना में आ रहा था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बट यहाँ पे +1 आएगा, और फिर ये कांस्टेंट c। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात जो है, यहाँ पे जो n जो है नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, यानी 1/x को इंटीग्रेट यहाँ पे नहीं करना है इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं हम। 3rd नंबर, जब आप साइन को डिफ्रेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आता है cos x, बट वहीं पे आप cos x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा sin x प्लस में कांस्टेंट c। तो देख लो, साइन को डिफ्रेंशिएट किए तो cos आया, और cos को इंटीग्रेट किए तो अपोजिट हमारा साइन आ गया, इसलिए इन्वर्स प्रोसेस बोल रहे थे इसको। फॉर्मूले याद रखने हैं, वो ऐसे ही रिलेट करके डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रिलेट करके याद रखना है। 4th नंबर की बात करते हैं हम। जब हम डी कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस साइन एक्स। वहीं पे आप अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो जो हमारे पास आएगा वो माइनस कोस एक्स प्लस सी आएगा। अगला जो है 5th नंबर, टेन एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आता है सेक स्क्वायर एक्स, बट जब सेक स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 10x प्लस में सी कांस्टेंट। और जब कोटेक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और वही अब हम कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमारा आएगा माइनस कोटेक्स प्लस सी। एक चीज़ यहाँ माइनस प्लस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक यहाँ आपको ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हो तो अगर सी वाले यानी कोस, कोट, कोसेक एक्स, इन तीनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इनका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस में आएगा। और प्लस आप देखो इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रेट होके सी वाला टर्म आ रहा है, ये सी वाला टर्म इंटीग्रेट होके सी वाला टर्म यानी कोस आ जाए, कोट आ जाए, कोसेक आ जाए, अगर ये आ जाए टर्म तो माइनस में आएंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो सी वाले टर्म को तो जो डिफ्रेंशिएट होकर आएगा वो माइनस में आएगा, और आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है कि सी वाला टर्म आ रहा है क्या। अगर सी वाला टर्म आ रहा है तो वो माइनस में आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, 7 नंबर फॉर्मूले की तरफ। अगर हम सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता था, आपको याद होगा, सेक एक्स इंटू 10x। अब हम क्या करेंगे, सेक एक्स इंटू 10x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा आएगा सेक एक्स। उसी तरह से 8th नंबर में अगर हम देखें तो सेक के बाद कोसेक, कोसेक सेक्स, देखिए इस सी वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका जो आएगा माइनस में आएगा, यानी कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस में। फिर इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, जस्ट अपोजिट आएगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये डी एक्स यहाँ आ गया तो ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो आएगा कोसेक एक्स आएगा, आ गया कोसेक एक्स। तो आप यहाँ पे देखो सी वाला टर्म आया है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो, प्लस सी यहाँ भी, प्लस सी यहाँ भी। और आगे हम जाते हैं 9th नंबर में। नेक्स्ट जो टर्म है साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो आता था हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करेंगे हम रूट में डी एक्स, तो जो हमारा आएगा
साइन इनवर्स एक्स आएगा प्लस सी। फिर उसके बाद 10th नंबर जो है हमारा बी कोस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये जो हमारा आता था -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, और जब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये जो हमारा आ जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये अब हम 11 नंबर को देखते हैं, जो हमारा है tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। तो जो हमारा आता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था। अगर इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमारा आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 12th नंबर डी, जो हमारा है पुट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, तो आ जाएगा माइनस पुट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब हम देख पा रहे होंगे कि देखिए ए और ए टर्म दोनों ही एक समान है, तो कब हम tan इनवर्स एक्स लिखेंगे और कब माइनस कोट इनवर्स एक्स। और यहाँ भी आप देखोगे कि दोनों का सेम ही है, तो आप उसका चिंता नहीं करें। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। आगे हम 13 नंबर को बढ़ते हैं, आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने अभी तो सब बोल दिया। डी सेक इनवर्स एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो जो हमारा आता था 1 अपॉन एक्स √x स्क्वायर -1, और इसी टर्म को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 की जगह सीधे dx लिख दिए ऊपर में एक्स स्क्वायर -1 को, तो जो हमारा आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। 14th नंबर में डी कोसेक इनवर्स एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो ये जो हमारा आता था ये 1 अपॉन -1 अपॉन एक्स √x स्क्वायर -1। वैसे ही जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर -1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा आएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आप यहाँ पे देखो सी टर्म आया तो माइनस आएगा। अब जो है 15 नंबर का बात करते हैं। डी टू द पावर एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो आता था e टू द पावर एक्स। तो e टू द पावर एक्स को अगर हम इंटीग्रेट भी करेंगे तो e टू द पावर एक्स आएगा प्लस में सी, और यहाँ भी प्लस सी। 16 नंबर डी लॉग मोड ऑफ एक्स की बात करते हैं अपॉन डी एक्स। मोड इसलिए क्योंकि प्लस माइनस जो है वो डिफ्रेंशिएट होने के बाद अगर -x होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता था, इसलिए मोड ले रहे हैं ताकि सब कुछ अंदर पॉजिटिव आए। तो ये 1 अपॉन एक्स आता था, माइनस वगैरह इसी मोड की वजह से नहीं आ रहा। प्लस में जब हम 1 अपॉन एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा लॉग एक्स आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमें जो फॉर्मूले डिस्कस करने थे सो हमने वो फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़े से कुछ अनदर कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि अगर साइन के साथ अगर उसके एंगल में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तब वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो बात करते हैं कुछ अनदर कॉन्सेप्ट की, साइड कॉन्सेप्ट की, जैसे डी साइन के एक्स अपॉन डी एक्स। ये की जो कांस्टेंट है, मतलब इसका आप एग्जांपल देख सकते हो कि साइन 3x हो जाए, साइन 2x हो जाए, ये के एक्स का जगह हो सकता है। तो जो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते थे इसको डी साइन के एक्स अपॉन डी, फिर इसके एंगल के रिस्पेक्ट में यानी के एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर के कांस्टेंट होने की वजह से बाहर हो जाता था, और डी एक्स। तो साइन का जो होता था डिफ्रेंशिएशन वो कोस आ जाता था, कोस के एक्स इंटू यहाँ के और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो के था आगे आ जाएगा के कॉस के एक्स। तो ये जो था ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन का अगर आप फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट करोगे और उसके एंगल में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो के बाहर आ जाता था। बट जब आप इंटीग्रेट करोगे, देखिए क्या करते हैं, इस बार हम साइन के एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आ जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, अभी हम फॉर्मूले में बताएं कोस के एक्स आ जाएगा प्लस में सी। बट आप देखो
जब डिफ्रेंशिएट किए तो के आगे आगे आके मल्टीप्लाई हो गया है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल कुछ भी रहे इसका एंगल वो डिवाइड में आ जाता है यहाँ पे ऐसे करके। तो जब साइन को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसका एंगल जो है कांस्टेंट एंगल वो आगे आ जाता है, और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो उसका जो एंगल रहेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई उसमें वो डिवीजन में आ जाता है। ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरे की बात करते हैं। जैसे e⁴ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करते थे, e⁴ इसके पावर में जो उसके रिस्पेक्ट में यानी nx के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे n जो है कांस्टेंट है तो n को इधर कर दिए और x को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे e⁴ ही रहेगा इंटू n इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, n इधर आ जाएगा आगे और e⁴ इस बार क्या हुआ, इसका भी पावर जो n था वो आगे आके मल्टीप्लाई हो गया, बट वही अगर हम इसको इंटीग्रेट करते e⁴ dx तो e⁴ आता प्लस c अपॉन, देखिए यहाँ पे पावर इसका डिफ्रेंशिएशन में गुना हो रहा था, इस बार यहाँ भागे में आ जाता, तो ये हमें बताना था। और भी है, थर्ड नंबर की बात करते हैं। जैसे y इक्वल्स टू दिया हो vx, सब फंक्शन है x के प्लस wx, और बोले कि इसको आप इंटीग्रेट करो, तो आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे। अब हम सीखेंगे कैसे इंटीग्रेट करना है, बट अब हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, प्लस ux प्लस wx, तो ये ऐसे करके इंटीग्रेट होगा जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में सबके साथ होता था। तो ये जो dx है वो और ये इंटीग्रल सबके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ गया, अब इसके साथ भी आ जाएगा dx प्लस, जैसे कि हम डिफ्रेंशिएशन में अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते तो इसको हम लिखते dy/dx और फिर सबको डिफ्रेंशिएट करते एक एक करके, क्योंकि प्लस में है तो सबके साथ चला जाता, जो कि हम डिफ्रेंशिएशन में बहुत खूब और बहुत अच्छी तरीके से किए हुए हैं। और ये wx, वैसे ही इंटीग्रल में अलग अलग हो जाएगा सबके साथ। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर, ये कि जैसे y इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया हुआ के कांस्टेंट हो और उसके साथ मल्टीप्लाई हो, फंक्शन मल्टीप्लाई हो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, देखिए ये जो कांस्टेंट के है वो डिफ्रेंशिएशन की तरह बाहर आ जाएगा जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में होता था, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। हम एंगल की बात नहीं करें, जैसे यहाँ पे साइन होता और उसका एंगल के एक्स होता तो ये तो ए वाला डिवीजन में आ जाता, बट हम अगर यहाँ के होता, यहाँ आगे उसके आगे, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता। तो दोनों में अंतर है, आप समझिए कि अगर एंगल रहेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो वो डिवीजन में आएगा इंटीग्रेट होने के बाद, बट अगर आगे में मल्टीप्लाई हो, जो हम बहुत अच्छे से बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो वो जो है इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और फिर ये फिर इंटीग्रेट होगा ऐसे। जैसे कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते dy/dx तो ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को जैसे हम बाहर लिख देते थे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते थे जो फंक्शन दिया होता था, तो वैसे ही ये बाहर आ गया। तो ये जो हमें कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे हम कर चुके हैं, जो हमें फॉर्मूले देखने थे वो भी हम देख चुके हैं। तो उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और ना भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं ऐसा ही ओवरव्यू दे रहा था। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और तब तक आप इसको समझें। और फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फार्मूले आपको आते हैं तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और मेन है तरीका कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, जो कि हम अगले वीडियो में जल्दी लाएंगे। फार्मूलों का रिवाइज करें, खूब अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल ही सेम ही है जैसे कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहें, और भी मज़ेदार टॉपिक्स आने वाले हैं इंटीग्रेशन के। थैंक यू वेरी मच।